नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कैग। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। हम पढ़ेंगे डिटेल में सारी चीज़ों को, अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है? तो किसी को कोई दिक्कत अगर हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पॉलिटी की, और पॉलिटी में भी हम लोग बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ते हुए चल रहे हैं, और मैं विश्वास दिलाता हुआ चल रहा हूँ आपको कि आप जो भी नोट्स बना रहे हैं, इनके बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, पैट हो, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड। एसएससी के एग्जाम हो जिसमें सीपी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जीडी हो, हरियाणा के कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम कोई भी हो, सभी यहाँ पर कवर होंगे। और मैं उसी लेवल से आपको कराता हुआ भी चल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे आज, जिसे हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लिखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महालेखा महालेखा परीक्षक, ठीक है? इंग्लिश में बोले तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसे हम क्या बोल सकते हैं? आप कहेंगे सर इसे हम बोलते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, ठीक है? ऑडिटर जनरल, जिसे शॉर्ट में हमने क्या लिख लिया है? सी फॉर कंट्रोलर, यानी कि इसे हमने सी लिख दिया, ए फॉर ऑडिटर, ए लिख दिया, जी फॉर जर्नल, कैग लिख दिया। क्या लिख दिया? कैग। इसे हम क्या लिखते हैं? कैग भी इसको ऐसे लिखा जाता है, हिंदी में कैग ऐसे लिखना और इंग्लिश में ऐसे लिखना। ये सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यहाँ पर हम लोग जब पढ़ते हैं इसके बारे में तो हमें ये पता है कि सर ये क्यों बनाया गया था, ये पद बनाया क्यों था। चलिए, हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट छूटा हुआ है। अच्छा 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 अच्छा, कुछ आर्टिकल रह गए सुप्रीम कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल रह गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ माफी चाहूंगा। तो आज का टॉपिक तो हमारा ये है ही, लेकिन हम इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हमारा चल रहा था, और सुप्रीम कोर्ट में हम कुछ आर्टिकल बता रहे थे। जैसे कि हमने अभी जो पढ़ा था वो सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था परसों, कल क्लास हुई नहीं थी, इसलिए इसलिए वो थोड़ा सा रह गया है। मैं बता देता हूँ उसको, सेलेक्टेड आर्टिकल करा देता हूँ सुप्रीम कोर्ट से। जितना अब तक पूछा जाता था मैंने वो लगभग सभी बता दिया है, ठीक है? सभी बता दिया, मैं सेलेक्टेड चीजें आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हमने लास्ट आर्टिकल पढ़ा था, वो पढ़ा था अनुच्छेद 126, ठीक है? अनुच्छेद 126 पढ़ा था। हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 129 की। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा नहीं हुआ है, मैं सेलेक्टेड चीजें बता रहा हूँ, मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। हम यहाँ पर बात करेंगे कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल जो हमारा बचा हुआ है, ये हमारा रह गया था, ठीक है? इसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 129, आर्टिकल 129, 129। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 129 कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 129 क्या लिखा है? नहीं, मैं सेक्शन वाइज लिखवा रहा हूँ राम। देखिए, अब मैं भी तो आप ही की तरह इंसान हूँ, केवल 126 तक मैंने सुप्रीम कोर्ट में कराया था, मैं आज 129 करा रहा हूँ। अब सारे आर्टिकल तो याद आपको भी नहीं होंगे, और जो मुझे लग रहा है जो पूछे नहीं जाएंगे तो उनको करने से फायदा क्या है, ठीक है? हाँ जी, करने का फायदा क्या है? 126 तक हुआ था। 126 में नहीं कराया था कि जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ना हो तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, ठीक है? वो हमने पढ़ा था। यहाँ पर कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है? सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या होगा जी? अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होता है? अभिलेख न्यायालय का मतलब है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, ठीक है? अभिलेख न्यायालय है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इज अ, आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये सर इसका क्या मतलब हो जाता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी कार्यवाहियां होंगी वो कार्यवाहियां सब साक्ष्य के रूप में, एविडेंस के रूप में रखी जाएंगी, ठीक है? चलिए, हम यहां पर बात करते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर जो सुप्रीम कोर्ट है इसका मतलब क्या होता है? अभिलेख न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि इसकी जो कार्यवाही हुई हैं, जो भी डिसीजन हुए हैं, जो इसकी वर्किंग हुई है, कार्यवाही हुई है, जो निर्णय दिए गए हैं, निर्णय कह लें, डिसीजन कह लें, ठीक है? निर्णय कह लें, जो निर्णय दिए गए, कार्यवाही हुई है, वो साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखे हुए हैं। अरे साक्ष्य या यार, एविडेंस एक के रूप और में सुरक्षित मैसेज। रखे हुए हैं। किसके रूप में? आप कहेंगे सर एविडेंस के रूप में सुरक्षित हैं, ठीक है जी? क्या है? सुरक्षित हैं। आपको कैसे पता चला कि केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट एक मामला था और इस मामले में ये सुनवाई की गई थी, ये डिसीजन था? क्यों? क्योंकि वो लिखित रूप में रखे हुए हैं, वो साक्ष्य, उनकी फाइलें रखी हुई हैं अभी भी, ठीक है? वो एक साक्ष्य के रूप में रखे गए हैं, ठीक है? तो ये हुआ भैया अभिलेख न्यायालय। एक आर्टिकल और मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। आर्टिकल है जी कौन सा? 130। अनुच्छेद 130 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 130 में लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का स्थान, आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट कह लीजिए कि भैया सुप्रीम कोर्ट का स्थान, कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कहाँ कहाँ पर बैठकें की हैं? सुप्रीम कोर्ट का स्थान या सीट, स्थान कह लें,
ठीक है, स्थान कह लें, सीट कह लें, कि सर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बाहर कहाँ कहाँ पर अभी तक बैठक की है, अगर कर सकता है तो कब कर सकता है, ये भी आप मुझे बताइए। आप बता देंगे, आप बता दीजिए जल्दी से। चलिए, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर लिया है। हाँ जी, यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली। चलिए बताइए जल्दी से। यहाँ हमने बात कर ली है कि सर दिल्ली के बाहर इसने 2 जगह पर, 2 स्थानों पर इसने अपनी बैठक की है। 2 स्थानों पर, या ऐसे कह सकते हैं 2 जगह पर इसने बैठकें की हैं। कहाँ-कहाँ पर भैया? 2 जगह पर इसने बैठक की हैं। 2 जगह पर इसने भैया बैठकें की हैं। कहाँ-कहाँ पर बैठकें की हैं? बैठकें तो कहाँ-कहाँ पर की थी? एक की है जी श्रीनगर में और एक हैदराबाद में। एक कहाँ पर की है इसने? श्रीनगर में, और एक की है हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद। चलिए, एक हैदराबाद में और एक श्रीनगर में, यानी कि 2 जगहों पर इसने बैठक की है। शिवानी, मैंने शायद पहले भी बताया था कि कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, हाथ टूटा था, उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा? जुड़ा हुआ है अभी ना, एक्स-रे में टूटा हुआ नहीं आना चाहिए, एक्स-रे में टूटा हुआ नहीं आना चाहिए बस। एक्स-रे होगा, वो जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 130, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर ये क्या है? तो ये आप कहेंगे सर ये भैया सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। चलिए, अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार। सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्र अधिकार, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। क्या मैसेज है भैया? जल्दी यही पूछ लो, मान्यता यही पूछ लीजिए, क्या मैसेज है आपका? प्लीज़ बताएँ, क्या मैसेज है और कौन-सा मैसेज मैंने नहीं देखा है? देखिए, बहुत सारे मैसेज होते हैं, सब मैसेज को देख पाना ये तो पॉसिबिलिटी है क्या? आप ये बताइए, आपके पास अगर, मैं मानता हूँ कि मेरे पास दिन भर में 1 से 1.5 लाख मैसेज आता है, क्या मैं उन मैसेज को देख पाऊँगा? एक जेन्युइन, ये मत सोचिए मैं सामने टीचर खड़ा है क्या जवाब दें। आपके पास 1 से 1.5 लाख मैसेज आए, तो क्या आप उन मैसेज का जवाब दे पाएँगे? दे पाएँगे क्या? नहीं दे पाएँगे। मुझे नहीं लगता कि कोई भी 1 से 1.5 लाख मैसेज और जब आप पूरे दिन पढ़ाते हो, मुझे नहीं लगता दे पाएँगे। आप यहाँ पर पूछ लीजिए, अभी मैं सामने देख रहा हूँ आपका मैसेज नहीं आएगा। जैसे ही मैं पलट कर यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगा, तुरंत आपके मैसेजों की झड़ी लग जाएगी, और फिर जब मैं पलट कर इधर आऊँगा वो मैसेज ऊपर चले जाएँगे। वो फिर दिखेंगे नहीं मुझे। फिर आप कहोगे अरे सर आप हमें इग्नोर कर रहे हो, फिर आप हमें इग्नोर कर रहे हो, है ना? फिर आप ऐसे बोल दोगे, है ना? तो ये प्लीज़ समझो, आप समझदार हो सारे लोग समझदार हो, ठीक है? चलिए, अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, यहाँ पर हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर आर्टिकल 131 की, अनुच्छेद 131 की। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? धन्यवाद। चलिए, बहुत बढ़िया। अनुच्छेद, यहाँ पर हम बात करते हैं, जल्दी-जल्दी से बताइए कि अनुच्छेद 131 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार इसमें आ जाएगा। आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक है जी। आप कहेंगे सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, यानी कि ओरिजिनल जुरिक्शन। इसमें क्या आएगा जी? ओरिजिनल जुरिक्शन यहाँ पर आ जाएगा, ओरिजिनल जुरिक्शन, ठीक है जी। आप कहेंगे सर ओरिजिनल जुरिक्शन। अब ओरिजिनल जुरिक्शन की बात हो रही है कि भैया ओरिजिनल जुरिक्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा? देखिए समझना, इसमें मूल अधिकारों के बारे में मामला होगा। मूल अधिकार इसमें होंगे जब 2 या 2 से अधिक राज्य होंगे, जब 2 या 2 से अधिक राज्य होंगे तो भैया उन राज्यों के बीच में जब आपस में मतभेद होगा तो उनको भी हम क्या करेंगे? उनके बीच में जो निपटारा होगा वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्राधिकार आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए आप मेरी बात? बताइए, यहाँ तक समझ गए? चलिए, भारत में 25 हाई कोर्ट हैं जी। कितने? 25। आप कहेंगे सर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में मतभेद हो, संघ और राज्यों के बीच में मतभेद हो, ऐसे मामलों में आप मुझे क्या बताइएगा? सर आप अपनी क्लास 3 बजे कर दीजिए, मेरी ड्यूटी के कारण लाइव नहीं है। वाह! वाह जी वाह! अगर आपकी ड्यूटी है तो मैं अपनी क्लास का टाइम बदल दूँ, क्योंकि मैं पूरे दिन फ्री हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। तो मेरी प्यारी बहन, आप लाइव मत देखिए, बाद में देख लीजिए, कोई समस्या नहीं है इसमें। ज़रूरी थोड़ी लाइव ही देखना है। विपिन सरोज, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे मेरे लाल। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ, आप भविष्य में तरक्की करें। चलिए, आगे बात कर लेते हैं। लिखने की ज़रूरत तो नहीं है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में आपस में मतभेद होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार कहलाएगा, इतना डिटेल जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, ठीक है? हाई कोर्ट 24 नहीं है भैया, 25 हैं। चलिए, लिख लीजिए यहाँ तक। अच्छा, अनुच्छेद अनुच्छेद 132 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 132 में क्या लिखा है? आप कहेंगे अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या लिखा है जी? आप कहेंगे सर अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हैं सर अनुच्छेद 132 में क्या लिखा है? इंपॉर्टेंट है कि अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, क्षेत्राधिकार, ठीक है? यानी कि आप कहेंगे सर अपीलीय क्षेत्राधिकार मतलब अपीलेंट की बात अगर होगी तो आप मुझे बताएँगे सर अपीलेंट जुरिक्शन यहाँ पर आ जाएगा। अपीलेंट जुरिक्शन, ठीक है जी? चलिए, जल्दी से आप मुझे बताइए जुरिक्शन। बहुत बढ़िया कि भैया सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपील कर सकते हैं। चलिए, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, इनको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। कि सर केंद्र सरकार राज्यों के मध्य विवाद हो तब सुप्रीम कोर्ट हाँ इसका निपटारा करेगा, तब सुप्रीम कोर्ट इसका निपटारा करेगा। ठीक है जी? चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे बात कर लेते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अरे सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। यार, एक हालाँकि और हालाँकि आप मैसेज। लोग कहेंगे सर इसमें भी एक आर्टिकल है, आर्टिकल 135 ये भी पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर 133, 134 क्यों नहीं करा रहे? इंपॉर्टेंट नहीं है। एक में सिविल मामलों में अधिकार है, एक में आपराधिक मामलों में 134 में। चलिए लिख ही देता हूँ, वरना आप ये भी आरोप लगा दोगे कि आप भैया मिस कर देते हो। आप कहेंगे सर सिविल मामलों में सुप्रीम कोर्ट में, सिविल मामलों में, मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील, किसमें? सुप्रीम कोर्ट में अपील, ठीक है जी? अपील। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट में अपील का मतलब होता है याचिका,
ठीक है। एक है जी आर्टिकल आर्टिकल 134 जिसमें लिखा हुआ है आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील। आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील। चलिए, आर्टिकल 135 इसमें लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट एक संघीय न्यायालय होगा। आप कहेंगे भैया सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख तो न्यायालय हमने पढ़ लिया, सुप्रीम कोर्ट संघीय न्यायालय होगा। क्या होगा जी? संघीय न्यायालय होगा। आप कहेंगे सर संघीय न्यायालय होगा। चलिए, अब एक और मैं यहाँ पर आर्टिकल कराऊंगा, अनुच्छेद 139। आर्टिकल 139 क्या कहता है जी? इसमें लिखा है कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। कुछ मामलों में, कुछ विशेष मामले होंगे, कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है। क्या जारी कर सकता है? रिट। हालांकि रिट जारी करने का अधिकार किसमें? अनुच्छेद 32 में। लेकिन यहां पर लिखा है कि कुछ मामले। ठीक है, यहां पर आप लोग लिख लीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक आप लोग इसको अच्छे से लिखेंगे। चलिए, बहुत शानदार। अब बात आती है सर, इतना हमने लिख लिया। अब हम बात ये करेंगे कि भैया यहां तक तो हमने पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हमारी बात आ जाती है, हम बात कर रहे थे कैग की। कैग की। अब हम यहाँ पर कैग पढ़ेंगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। देखिए, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है, जम्मू कश्मीर भी बोर्ड करता है भैया, केंद्र शासित प्रदेश है। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभा है, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, तीनों हिस्सा ले सकते हैं। अब कैग की बात आ गई है। कैग जो था पहले केवल और केवल महालेखा परीक्षक के नाम से बना था। अनुच्छेद 127 में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति है, तदर्व न्यायाधीश। अब भैया अगर आप कहोगे कि भाई सारे आर्टिकल मैं आपको करा दूं तो फिर तो बड़ा दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 137 में लिखा हुआ है कि भैया सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक पुनरावलोकन, सुप्रीम कोर्ट अपने पूर्व के निर्णयों को बदल सकता है। ठीक है, सेलेक्टेड पढ़ रहे हैं आप भैया, देखो तो यूपी पुलिस में कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं। अब इतने ही याद करने में दिक्कत है। 143 में सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी क्षेत्र अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। क्या कर सकता है? सलाह दे सकता है। ठीक है, चलिए, अब हमने यहां पर बात करनी है कि सर ये जो पद है, ये पद कब बना था? ये पद बना था भैया 1858 में। कब बना है जी? 1858 में। हालांकि ये पद बहुत सारी जगह 1857 भी दिया हुआ है, लेकिन ये नहीं आएगा, ये आपके यूपी में पूछा जाता है। चलिए, आप कहेंगे सर ये पद कैनिंग के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? कैनिंग द्वारा बनाया गया। कैनिंग द्वारा बनाया गया। ये क्यों बनाया गया था? बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि भैया हुआ क्या था, ये इसलिए बनाया। ये कैनिंग कौन था इस समय? कैनिंग भैया भारत का वायसराय था। कौन था? ये भारत का वायसराय था। ठीक है जी, कौन था? वायसराय था, वायसराय था। जब ये कैनिंग भारत का वायसराय था, देखिए जो आर्टिकल मैं यहाँ पर स्किप करता हूँ उन्हें मैं प्रैक्टिस सेट में या मैराथन में लिख लेता हूँ, मुझे पता है कि आप लोग परेशान होंगे। देखिए 470 अनुच्छेद है, ना तो आप कर पाओगे याद, ठीक है, ना मैं कराऊंगा। मैं कंप्लीट 470 अनुच्छेद नहीं करा सकता, मैं वही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, चाय भी ठंडी हो जाती है। चलिए, ये हमने पढ़ा था। अब क्या है कि सर ये जो पद था ना पहले किस नाम से बना था? तो 1858 में ये पद बना था महालेखा परीक्षक के नाम से। किसके नाम से? महालेखा परीक्षक के नाम से। ठीक है, महालेखा परीक्षक, ऑडिटर जनरल। इसे क्या कह सकते थे हम? इसे कह सकते हैं ऑडिटर जनरल। आप कहेंगे सर इसे हम क्या कह सकते हैं? ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल, जनरल। चलिए, ये हमने पढ़ लिया ऑडिटर जनरल, सारी चीजें हमने पढ़ ली। ऑडिटर जनरल, अब ये हमने पढ़ा तो आप मुझे बता, आप देखिएगा कि सर जब हम आज़ाद हुए ये पद क्यों बनाया गया था? ये बनाया गया था कि ब्रिटेन सरकार द्वारा भारत में क्या खर्च किया जा रहा है उसका हिसाब रखने के लिए। ब्रिटेन सरकार द्वारा जो भारत में खर्च किया जा रहा है, ठीक है, द्वारा भारत में किए गए खर्च का हिसाब रखने के लिए, भारत में किए जाने वाले खर्च का हिसाब रखने के लिए, किए जाने वाले या किए गए खर्च का हिसाब करने के लिए, एक साल में कितना खर्च किया गया, किए गए खर्च का ब्यौरा रखने के लिए, हिसाब रखने के लिए, ब्यौरा रखने के लिए, ठीक है, लिए ये पद बना। अब बात आती है कि सर जब ये पद बना और हम आज़ाद हुए, जब हम आज़ाद हुए आफ्टर फ्रीडम, जब हम आज़ाद हो गए
स्वतंत्रता हमें मिल गई आजादी के बाद, जब हम स्वतंत्रता मिल गई तो भैया यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या हुआ आप मुझे बताइए कि सर जब हम आजाद हो गए ना तो यहाँ पर एक व्यवस्था ये आई, एक व्यवस्था ये आ गई कि भैया इसमें संविधान हमारा लागू हुआ और संविधान का भाग 5 यानी कि पार्ट 5, कौन सा पार्ट, पार्ट 5 भैया, जो कि बहुत बड़ा है और मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो अभी मैं भाग 5 ही करा रहा हूँ, सीक्वेंस में करा रहा हूँ, ठीक है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई क्या करा रहे हो, तो मैं सीक्वेंस में सारी चीजें कराता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है जी। चलिए अब कौन कौन से आर्टिकल इसमें डाल दिए गए, तो हमने पढ़ा था कि 148 से लेकर 151 तक, 151 तक भैया इसमें शामिल कर दिए गए, ठीक है। क्या कर दिए गए, शामिल कर दिए गए। अब भैया कैग की नियुक्ति कौन करता है, कैग की नियुक्ति कौन करता है। हाँ बेटे मेरी घड़ियों पे बहुत नजर रहती है तुम लोगों की है। लो जी, सर आपको चाय पसंद है, बिल्कुल पसंद है भाई, चाय हर टीचर को पसंद होती है, क्योंकि जब पढ़ाता है ना तो पढ़ाते पढ़ाते भैया चाय की नीड लग जाती है। चलिए ये हमने पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे, यहां तक हमने पढ़ा, समझिएगा। अब भैया क्या होगा, अब क्या होगा, आप कहेंगे सर सीएजी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, तो आप कहेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अभी हमने पढ़ा कि पद तो महालेखा परीक्षक के नाम से बना था, यहां पर महालेखा परीक्षक, परीक्षक आप कहेंगे सर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अब आप मुझे बताएं कि सर इसे हमने क्या बोला है, कंप्ट्रोलर, ठीक है जी, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एंड ऑडिटर जनरल, ऑडिटर जनरल। यहाँ पर हमने ये सारी चीज़ों को पढ़ लिया है अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। अब ये हमने पढ़ा जी, यहाँ पर हमने ये सारे फैक्ट पढ़ लिए, तो आप मुझे बताएंगे कि सर जो ये शब्द है ना, जो ये नियंत्रक शब्द है, नियंत्रक शब्द बाद में जोड़ा गया था, नियंत्रक शब्द शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। पहले तो ये केवल महालेखा परीक्षक तक जोड़ा गया, एक और मैसेज। अब बात आती है कि भैया इसकी नियुक्ति कौन करता है, इसकी नियुक्ति कौन से आर्टिकल में है और किसके द्वारा की जाती है नियुक्ति। आप कहेंगे सर इसकी नियुक्ति कौन करता है, आप बताएंगे सर इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट, आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है कि भैया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। हाँ जी, चलिए, हाँ सर नहीं पीते हैं, सर नहीं पीते, लेकिन भैया हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें ज़रूरत पड़ती है, हमारी आदत है कि हम चाय चाहिए चाहिए 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद एक छोटी सी चाय चाहिए, हालांकि हम सुबह में नहीं पीते हैं। चलिए तो हमने पढ़ना है, हमने यहाँ पर पढ़ना है कि भैया ये बताओ इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आप कहेंगे सर एक आर्टिकल दिया है, आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में लिखा है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है। और राष्ट्रपति क्या अपनी मर्जी से नियुक्ति कर देता, ना 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 ना, राष्ट्रपति भैया संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है, ठीक है। चलिए आप कहेंगे सर राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा भैया, राष्ट्रपति द्वारा, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, ठीक है, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर, कि भैया संघीय मंत्री परिषद सलाह देती है, ठीक है, संघीय मंत्री परिषद की सिफारिश पर लिखिए, सिफारिश पर। आप कहेंगे सर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट वाई, आप कहेंगे वाई प्रेसिडेंट, वाई प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आप कहेंगे सर यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया कि सर कौन व्यक्ति, इसी में लिखा है योग्यताएं, इसी में लिखा है कार्यकाल, इसी में सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। हम बात करेंगे कि सर जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, कि सर इसकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, योग्यताएं। आप कहेंगे सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन का वर्णन हमारे संविधान में नहीं है, क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, आप कहेंगे सर संविधान में नहीं लिखे हैं, ठीक है। आप कहेंगे सर क्वालिफिकेशन संविधान में नहीं दी हुई है, कहाँ पर नहीं है, आप कहेंगे सर संविधान में नहीं है, ठीक है, संविधान में नहीं है। लेकिन फिर भी संसद आईएएस को ही कैग बनाती है, संसद द्वारा, संसद द्वारा आईएएस को ही, आईएएस को ही कैग के रूप में राष्ट्रपति के पास भेजती है, कैग को ही, सॉरी आईएएस को ही सीएजी यानी कैग के रूप में, के रूप में नियुक्त करवाती है, रूप में नियुक्त करवाती है, ठीक है, या कैग को ही चुनती है, कैग को ही चुनती है। भैया संसद ही तो नाम चुनती है, यानी कि संघीय, संघीय मंत्री परिषद, और वही राष्ट्रपति के पास भेज देती है। तो एक तरीके से आईएएस अधिकारी ही कैग बनता है। लेकिन क्या ऐसा लिखा हुआ है कि आईएएस अधिकारी ना हो तो क्या बन सकता, नहीं बन सकता, क्योंकि संसद के पास है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए चलिए, हाँ जी, अश्वनी जी शायद आपने देखा ही नहीं,
इसको यहाँ पर आपने देखा ही नहीं, ठीक है। यहाँ मैंने 1858 भी लिखवाया है, यहाँ 1757 भी लिखवाया है, लेकिन 1757 नहीं है कहीं भी। एग्जाम में ही नहीं पूछा 1757, तो मैं कैसे बता दूं कि आप इसे 1757 लिखवा दो, ठीक है। एग्जाम में हालांकि पूछा हुआ प्रश्न कब बना है, तो ये 1858 में बना है, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब ये भी अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आप ये भी पूछा जाओ कि सर ये बताओ कि जब पहला पहला महालेखा परीक्षक बना था उसका क्या नाम था, पहला महालेखा परीक्षक बना था उसका क्या नाम था, अगर आप ये भी पूछना चाहते हो जी मुझसे, तो मैं बता देता हूं कि 1860 में बना था पहला। हालांकि पद 1858 में बना, लेकिन कोई महालेखा परीक्षक नहीं बना, तो फिर 1860 में एडम ड्रमंड को बनाया गया। किसे? एडम ड्रमंड। आप कहेंगे सर किसे बनाया था? एडम ड्रमंड को बनाया गया था। ड्रमंड जो था ये कौन था? तो आप कहेंगे सर ये प्रथम महालेखा परीक्षक था। कौन था? महालेखा परीक्षक। जब हम आजाद नहीं थे, महालेखा परीक्षक बनाया गया था। अब आप कहोगे सर आपने तो यहाँ पर महालेखा परीक्षक कौन बनाया है? बी नरहरि राव बनाया है, तो वो हमारे आजाद भारत का है। ये 1860 का मैं बता रहा हूं, ये 1860 का मैं बता रहा हूं। चलिए चलिए, बिल्कुल शौक से करिएगा, शौक से करिएगा कुमार जी, बिल्कुल शौक से करिएगा, ठीक है। चलिए, हाँ जी, चलिए ये सारी चीज़ें लिख ली होंगी, बिल्कुल शौक से करिएगा। और ये और कहना कि सिर्फ और सिर्फ जो है सिर्फ हिंदी में नहीं पढ़ाना चाहते हैं ना, ये भी बोलिएगा साथ में, तो थोड़ा वजन और बढ़ेगा आपकी बात का, ठीक है। चलिए, ये सारी चीज़ें हमने लिख ली, केवल मैं हिंदी में पढ़ा दूं और जो इंग्लिश वाला बच्चा है उसका क्या करूं? उसे छोड़ दूं? मेरे लिए तो सभी बराबर है भाई, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी। चलिए, अब ये हमने पढ़ा कि भैया योग्यताएं क्वालिफिकेशंस क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई हैं, और भैया आईएएस कोई संसद बनाती है। अब बात आती है सर इसका कार्यकाल कितना है। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, इसका कार्यकाल कितना होगा? ये कितने समय के लिए बनाया जाता है? कार्यकाल, ठीक है। यहाँ पर कार्यकाल की बात हो रही है, टेन्योर की बात हो रही है। आप कहेंगे सर टेन्योर कितना है? चलिए बता दीजिए कि सर जो सीएजी बनता है, कैग बनता है, कैग के कार्य भी बताऊंगा, कार्य भी बताऊंगा, एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करने दीजिए। आपका पता है क्या है, सारी चीज एक ही बार में बोल दूं, मैं सारी चीज एक ही बार में बोल दूं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ठीक है जी। 1858 में नहीं, 1860 में बना था, जिसका नाम था एडम ड्रमंड, ठीक है। हाँ जी, पहला था वो एडम ड्रमंड। चलिए, अब यहाँ पर बात हो गई जी, यहाँ पर सारी चीज़ों की बात हो गई। अब आपने लिखा कि टेन्योर कितना होना चाहिए। टेन्योर भैया 6 साल हो, या भैया कितना हो? 65 साल की आयु पूरी कर चुका हो, 6 साल या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो। 6 साल या 65 साल, जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। ये सारे ही प्रावधान अनुच्छेद 148 में है, पहले हो। अब इसको समझना, या तो उसने 6 साल काम कर लिया हो, या भैया वो 65 साल रह चुका हो, ठीक है जी। क्या हो? 65 साल का उसकी रिटायरमेंट एज हो जाए। यानी कि मान लो अगर किसी को 60 साल की एज में बनाया गया है, तो वो भैया 6 साल काम करेगा? नहीं करेगा। वो केवल कितना? वो कितना? तो आप कहेंगे सर वो केवल 5 साल काम करेगा। समझ गए आप लोग? चलिए लिख लीजिए, यहाँ तक सिंपल सी चीजें हैं। अब बात आती है सर कैग करता क्या है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है क्या, इसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य से बना, कौन से आर्टिकल में इसके काम है, सारी चीजें पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 149 कहता है कि कैग का जो काम है वो भारत सरकार के किए गए खर्चों की जांच करना है। क्या करना है जी? जांच करना है, ठीक है। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लीजिए यहाँ पर, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 69 में राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है, ठीक है जी। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे सर अनुच्छेद अनुच्छेद 149। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सर, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं कि सर कैग के कार्य, सीएजी के कर्तव्य एवं कार्य एवं कर्तव्य। आप कहेंगे सर कार्य एवं कर्तव्य, के कार्य एवं कर्तव्य, कि भैया इसके कार्य क्या हैं, फंक्शंस एंड ड्यूटीज। कार्य यहाँ वर्क ना लिखकर फंक्शंस लिख लेना, ठीक है। कि भैया यहाँ पर आप इसके फंक्शंस लिख लेना कि इसके फंक्शंस क्या हैं, कार्य क्या है, एंड इसकी ड्यूटीज क्या हैं, एंड ड्यूटीज, एंड भैया ड्यूटीज। चलिए, ड्यूटीज ऑफ कैग, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए, अब बात ये हो गई, बात यहाँ पर ये आ गई कि सर इसका जो है काम 1950 से लेकर और 1976 तक क्या काम था, तक भारत सरकार के लिए क्या काम करता था, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी काम करता है। भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए इसके क्या काम थे भैया? आप कहेंगे सर के लिए कार्य क्या थे, ठीक है। कार्य और फंक्शंस क्या थे, आप यहाँ पर बताएं मुझे, आप मुझे बताएं। जैसे कि कैग क्या करता था 1950 से लेकर 1976 तक, यानी कि इसके 2 काम थे। कितने कार्य थे? 2 कार्य थे। कौन कौन से कार्य थे? 2 कार्य। एक तो था इसका भैया लेखांकन करना, एक क्या करना? लेखांकन, लेखांकन करना यानी कि अकाउंटिंग करना। क्या करना जी? अकाउंटिंग करना, हिसाब बनाना। क्या करना? अकाउंटिंग करना, हिसाब बनाना। और एक था संपरीक्षा। कौन सा? संपरीक्षा करना, यानी कि ऑडिट करना। आपने नाम सुना होगा कि भाई कंपनी में ऑडिट चल रहा है, ऑडिटिंग चल रही है, यानी कि जांच करना। मान लो यहाँ पर ऐसे समझो कि एक व्यक्ति किसी काम का हिसाब कर रहा है और वही व्यक्ति उसका जांच कर रहा है। तो आप अगर हिसाब बना रहे हो, आपसे कोई गलती हुई, तो क्या आप बताओगे कि ये भैया गलती हो गई? आप तो उसी को सही बता दोगे ना, सही है। मान लो आपके पापा ने आपको 5,000 रुपए दिए, जा बेटा घर का राशन लेके आ, ठीक है। आपके पापा ने आपसे कहा कि 5,000 रुपए जो मैंने दिए बेटा जा राशन लेके आ।
आप भैया राशन लेकर आते हो, ठीक है, आप 4500 रुपए का राशन लाए, आपने 500 रुपए का गमन कर दिया। क्या कर दिया? 500 रुपए का गमन कर दिया। अब 500 रुपए का जब गमन कर दिया तो वो गमन कैसे किया? 500 रुपए ने आपने क्या कर दिया कि 299 रुपए का आपने जो सोना बाबू का रिचार्ज करा दिया और भैया 200 रुपए बचे, उसको आपने खा पी लिया, जूस वगैरह पी लिया, ठीक है। अब आपके पिताजी ने कहा कि बेटा राशन ले आया? आपने कहा हाँ पापा ले आया राशन। ले आया। जब राशन की बात हो गई तो भैया हुआ क्या कि जब राशन आया तो आपके पिताजी ने कहा कि बेटा जरा जांच तो करो, हिसाब बनाओ। अब आप हिसाब बना रहे हो, आप उस हिसाब में लिखोगे कि आपने 299 का सोना बाबू का रिचार्ज कराया था, 200 रुपए आपने उसे खिलाया पिलाया था। आप नहीं लिखोगे, आप वो पूरा 500 रुपए मैनेज कर दोगे, ठीक है। चलिए, अब आपके पिताजी ने कहा कि बेटा जरा जांच तो करके बता कि जो रुपए आपने खर्च करवाए थे वो रुपए सही जगह खर्च हुए। अब आप लिखोगे क्या? नहीं, वो रिचार्ज जो कराया था और जो वो खाना पीना खिलाया था वो गलत था, वो घर के राशन में से नहीं होना था। आप बताओगे क्या? आप नहीं बताओगे। आप बताओगे अच्छा 349 का होता है, ओके ठीक है 349 का मान लिया मैंने, तो आप बताओगे क्या? नहीं। तो फिर विपक्ष ने यही सवाल उठाए, एपोजिशन ने यही सवाल उठाए कि भाई एक ही व्यक्ति तो हिसाब बना रहा है और एक ही उसकी जांच कर रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है कहीं ना कहीं। ये सरकार का ही आदमी है तो ये सरकार का हिसाब बनाएगा और यही सरकार के हिसाब की जांच करेगा, तो कोई व्यक्ति अपने हिसाब को गलत बताएगा क्या? नहीं बताएगा। जब नहीं बताएगा तो विपक्ष ने जब सवाल उठाए तो भैया क्या किया गया? एक नया पद बना दिया। क्या कर दिया जी? यहां पर लिखेंगे नोट में लिखेंगे कि सर 1976 में कैग से लेखांकन का कार्य या कैग को 1976 में कैग को लेखांकन यानी कि हिसाब करने के कार्य से मुक्त कर दिया। लेखांकन अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। कार्य से क्या कर दिया जी? कार्य से मुक्त कर दिया। ठीक है जी, क्या कर दिया? मुक्त कर दिया। ठीक है जी, जब मुक्त कर दिया अब केवल 1976 से वर्तमान तक कैग, 1976 से वर्तमान तक कैग, सी जी कैग केवल ऑडिटिंग यानी कि संपरीक्षा का काम करता है। किसका? ऑडिटिंग, संपरीक्षा मतलब जांच करने का ही काम करता है, संपरीक्षा का कार्य करता है। अब बात ये आ गई तो फिर अकाउंटिंग का काम किसे दे दिया गया? ये पॉइंट नंबर 1, ठीक है। नोट का पॉइंट नंबर 2 है, नोट का पॉइंट नंबर 2 है कि 1976 में लेखांकन करने के लिए, लेखांकन यानी कि ऑडिट अकाउंटिंग के लिए क्या बनाया गया जी? एक नया पद बनाया गया। अकाउंटिंग के लिए एक नया पद बना दिया गया, के लिए नया पद बना जिसे CGA कहते हैं। अंतर्वश अक्षरों का है CGA, ये है CAG, ये CGA। इसे फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि कंट्रोलर। ये क्या था? कंप्ट्रोलर, ये है कंट्रोलर। ठीक है जी, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, चलिए यहां लिखना ही पड़ेगा, ऑफ द अकाउंट्स। यानी कि जो ये है CGA, ये जो पद बना है ना, ये 1976 में बना है। दोनों एक जैसे लिख रहे होंगे कि ये भी आपको एक जैसा ही लग रहा होगा, ये भी लग रहा होगा, लेकिन अंतर क्या है? यहां पर जी लास्ट में, यहां पर जी बीच में। ठीक है, ये कैग है, ये CGA है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, और कैग होता है कंप, COM, ये CON, ये कंट्रोलर है। ठीक है, कंट्रोलर ऑफ द अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, यानी कि नियंत्रक, ये नियंत्रक परीक्षा के अकाउंटों का जो अकाउंट देखता है। ठीक है, अब ये क्या करता है जी? ये जांच करता है। ठीक है, देखो आप कह रहे हैं आपने भी करवाया था क्या रिचार्ज? बेटे हमारे टाइम में इतने बड़े रिचार्ज नहीं आते थे, है ना। उस समय ये सारे रिचार्ज होते बहुत हैवी होते थे। अब तो रिचार्ज सस्ते हो गए हैं। नेट का रिचार्ज कराने जाते थे तो बड़ा दिक्कत होती, 20 रुपए का 10 रुपए का कूपन आता था, वो भी स्क्रैच करके भैया करना पड़ता था। ठीक है, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, चलिए ये हमने पढ़ लिया। 1976 में ये क्या कर रहा है? लेखांकन का काम कर रहा है। खत्म कहानी, यहां तक कहानी खत्म हो गई। चलिए CGA का काम है कि भारत सरकार के खर्चों का हिसाब करना, हिसाब बनाना, और उन हिसाब की जांच करने का काम है कैग का। किसका? कैग का। खत्म कहानी। चलिए शिवानी जी धन्यवाद, शिवांशी धन्यवाद। चलिए आगे बात करते हैं। यहां तक हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर आर्टिकल है कौन सा? यहां पर आर्टिकल करेंगे जी। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 150 अनुच्छेद 150। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि कैग भैया लेखाओं का प्रारूप तैयार करेगा। लेखाओं का जो लेखाओं का प्रारूप जो उसने जांच की है, लेखाओं का प्रारूप तैयार करता है, ड्राफ्ट तैयार करता है, ड्राफ्ट ऑफ द अकाउंट्स। ड्राफ्ट जो उसने अकाउंट्स की जांच की है, ड्राफ्ट ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है जी,
अकाउंट्स, लेखाओं का क्या कर रहा है, वो प्रारूप तैयार कर रहा है, ठीक है। और 151 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 151 में लिखा है कि वो इन लेखाओं के प्रारूप की एक रिपोर्ट बनाएगा और कैग अपनी रिपोर्ट किसको देगा, राष्ट्रपति को। कैग रिपोर्ट किसको पेश करता है, रिपोर्ट देता है जी राष्ट्रपति को। किसे देता है जी, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा जी, राष्ट्रपति को। आप कहेंगे सर कैग अपनी रिपोर्ट किसको दे रहा है, तो आप कहेंगे सर कैग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है जी, राष्ट्रपति को। नहीं, कल मेरी मैराथन थी, शायद आपने क्लास देखी नहीं होगी। मैंने कहा भी था आपसे कि 4 बजे मैं पॉलिटी की मैराथन ले रहा हूं, उसमें आप आना। परसों मैंने ये बोला था, ठीक है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया। अच्छा आप बताइए कि सर वर्तमान कैग कौन है, कि भैया भारत के प्रथम प्रथम कैग कौन थे। प्रथम कैग, अब आप एडम ड्रमंड मत बताना, वो महालेखा परीक्षक था। प्रथम कैग थे भैया बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, ठीक है जी। वर्तमान में कैग कौन है, वर्तमान में कौन होंगे, चलिए बताइए वर्तमान में कैग कौन है, बताइए जल्दी जल्दी से, चलिए बताइए। मोहित पाल हर कोई पढ़ता है, मैं क्या पढ़ूंगा नया, चलिए बताइए। हाँ जी बताइए वर्तमान कैग कौन है। चलिए मैं बता दूं, संजय जी हैं। अब आप बताइए कौन है, चलिए जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर यहां पर हम बात करेंगे के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति, ठीक है। चलिए यहां तक आप लोगों को लिखना है, यहां तक आप लोगों को लिखना है। अच्छा एक चीज और आप मुझे बताइए कि सर यहां पर मैं आपको 2 होमवर्क में दे रहा हूं, यहां पर मैं आपको 2 चीजें होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर प्रथम प्रथम सीजीए बताइए, सीजीए कौन थे और वर्तमान कौन है, ये मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क से कि आप लोग इसको करें, ठीक है। ये आप लोग लिख के मुझे बताएंगे और मंडे में मैं इसके आंसर्स आपसे पूछूंगा कि सर एसएस दुबे थे, हैं या कौन। अब तो मैंने बता ही दिया, चलिए फिर भी मैं देखता हूं कौन कौन बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इसको आप लोग पढ़िएगा, फिर मिलेंगे आपसे मंडे में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।